अनामिका घर का काम कर रही थी। इस बीच उसकी सासू माँ आकर कहती है, अनामिका एक गिलास पानी ले आओ तो, बाहर धूप से आई हूँ। आ रही हूँ सासू माँ, 1 मिनट रुकिए। ये कहकर वो 1 गिलास पानी ले गई और जाकर अपनी सासू माँ को दे दी। सासू माँ पानी पीकर बैठ गई आराम से। क्या हुआ सासू माँ, आपको कोई काम मिला? हाँ मिला था, पर ऑटो में घूम घूम कर कुछ लोग कह रहे थे कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है शायद। ये सुनकर मालिक कहने लगे उनके पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं घर लौट कर आ गई। उसकी बातें सुनकर अनामिका काफी दुखी हो गई। हाँ, लगता है कल से फिर से लॉकडाउन होने वाला है सासू माँ। अब हम कैसे जिएंगे? अभी तक तो हमारी हालत खराब हो चुकी है। हमने सोचा था कि लोगों के घर में काम कर लेंगे, पर कोई हमें अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दे रहा है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा करके दुखी हो रहे थे। इस बीच कोई आकर उनके दरवाजा खटखटाता है। सासू माँ जाकर दरवाजा खोलती है। उनके सामने पार्वती, जो कि बहुत ही अमीर खानदान से थी, वो आकर खड़ी थी। पार्वती जी कैसी हैं? आप इस तरह यहाँ? अगर आप बुलाती तो मैं खुद ही आपके पास आ जाती। आइए आइए बैठिए। नहीं, ठीक है। कल से मेरे घर पे काम के लिए आया करो। सिर्फ तुम ही आना, काम करके जाना। हाँ, तुम अपनी बहू रानी को अपने साथ ला सकती हो। तुम दोनों हमारे गेस्ट हाउस में रह लेना। बाहर की हालत अच्छी नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मालकिन, हम दोनों अपने कपड़े लेकर आ जाएंगे, सासू माँ ने कहा। फिर मालकिन ने भी हाँ कहा और वहाँ से चली गई। इस मुश्किल घड़ी में ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है। चलिए चलते हैं सासू माँ। ठीक है, चलो बेटा। आप इस तरह से दुखी क्यों हैं सासू माँ? अगर मेरे पति जिंदा होते तो हमें ये परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ता। हमें इस गरीबी में कभी जीने की नौबत नहीं आती। ये कहकर वो रोने लगी। फिर अनामिका उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने अपनी सारी जरूरत की चीजों को इकट्ठा किया और पार्वती के यहाँ चली गई, जहाँ दोनों सासू माँ और बहू रानी काम करने लगे। फिर पार्वती आके सासू माँ से कहने लगी, श्रद्धा, तुम या तुम्हारी बहू रानी बाजार जाके सब्जियां ले आओ। फ्रिज में सारे सब्जी खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सब्जियां मिलेंगे। अभी तक वहाँ पर कुछ लोग होंगे। अगर तुम 1 घंटे बाद जाओगे तो सब बंद हो जाएंगे, तो जल्दी जाओ। सासू माँ ने भी हाँ कहा और बाजार के लिए निकल गई एक थैला लेकर। जैसे ही वो बाजार पहुंची, वहाँ उसने एक बड़ी लाइन देखी लोगों के। सासू माँ भी उस लाइन में जाकर खड़ी हो गई। काफी देर बाद उसने सब्जियां ली और फिर घर वापस आई। इस तरह हर दिन उसे बाजार के लिए भेजा करती थी उसकी मालकिन जरूरत की चीजें लाने के लिए। उधर अनामिका घर का कामकाज करती थी। वो उनके घर पर ही काम करते थे और गेस्ट हाउस में रहते थे। इस तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन सासू माँ को बहुत जुकाम हो गया। फिर वो अपनी बहू रानी अनामिका से कहने लगी, अनामिका, मेरी सेहत ठीक नहीं लग रही है। तुम काम के लिए आज अकेले चले जाओ। अनामिका भी अपनी सासू माँ के बात पर तैयार हो गई और काम के लिए चली गई। फिर वहाँ जाके पार्वती उससे कहने लगी, क्या हुआ अनामिका, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ नहीं आई? मालकिन, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है। उसकी बातें सुनकर पार्वती कहने लगी, क्या उसे जुकाम हो गया है? फिर तो अच्छा होगा अगर तुम मास्क पहन के काम करो और आकर ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। उसकी बातें सुनकर अनामिका ने भी हाँ कह दिया। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, उनकी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा अगर सासू माँ को वो नई बीमारी लग गई। इस तरह से वो सोचने लगी। वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे काफी डर लग रहा है। सासू माँ की बातें सुनकर अनामिका डर के मारे भागते हुए मालकिन के पास गई। मालकिन, लगता है सासू माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। आपकी गाड़ी से हमें उन्हें अस्पताल ले चले। मुझे काफी डर लग रहा है। फिर तो पक्का तुम्हारी सासू माँ को वही बीमारी लग गई है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है तो चारों तरफ फैलेगी। तुम यहाँ से जाओ और ये घर भी खाली कर दो।
क्यों मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही है? हम यहाँ पर आपके लिए ही आए थे। तो क्या करना चाहिए? मैं एम्बुलेंस बुला देती हूँ, वो आके ले जाएगी। फिर उसने एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस तुरंत वहां आके उन दोनों को ले गई। हॉस्पिटल पहुंच गए वो दोनों। उन्हें देखकर डॉक्टर कहते हैं, इस अस्पताल में ना बेड खाली है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। कहीं और ले जाइए इन्हें। इस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा। उनका जवाब सुनकर फिर वो दूसरे अस्पताल गए। वहां की परिस्थिति भी वैसी थी। फिर वो उन्हें किसी और अस्पताल ले गए। उस अस्पताल में बेड उपलब्ध हुए पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। अनामिका, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में। इस तरह से सासू माँ ने कहा। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। इस बीच अनामिका उन्हें अपना मुंह से ऑक्सीजन देने लगी। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए। मेरे लिए माँ और सासू माँ, आप दोनों ही हैं। आपको मेरे लिए जिंदा रहना ही होगा। इस तरह से वो ऑक्सीजन देती रही। थोड़ी देर के बाद सासू माँ सांस लेने में सक्षम हुई। फिर डॉक्टर साहब आके उनसे कहने लगे, आपने जो किया है बहुत ही महान काम है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं दवाइयां लिख दे रहा हूँ, ले लीजिए उसे। इस तरह से डॉक्टर ने सलाह दी। वो अस्पताल में 2 दिन रहे। फिर एक दिन डॉक्टर अनामिका के पास आकर कहते हैं, देखिए मैडम, हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं। अगर आप पैसे लाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद ले आइए, हम मुफ्त में आपकी इलाज कर देंगे। डॉक्टर साहब ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका पैसों के बारे में सोचने लगी और अपनी मालकिन के पास गई। ऐ, दूर रहो, तुम अस्पताल से सीधा घर के अंदर आ रही हो, दूर रहो। इस तरह उसने उसे दरवाजे के बाहर खड़े रहने को कहा। मालकिन, पैसों की हमें बहुत जरूरत है, अभी कुछ सहायता करें। मेरी सासू माँ सांस नहीं ले पा रही है। हॉस्पिटल ने कहा है कि अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद ले तो वो मुफ्त में इलाज करेंगे। पिछले महीने की तनख्वाह तुम लोगों ने ले ली थी ना? इस महीने सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। इन 4 दिनों में क्या पैसे मिलेंगे? वो पैसे नहीं मालकिन, हमें कुछ पैसे देकर सहायता कीजिए। हम सिर्फ देखने में ही अमीर लगते हैं, पर हम इतने अमीर नहीं हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं मालकिन? आपकी वजह से ही मेरी सासू माँ को यह बीमारी लगी। आप ही ने हमें बार बार काम के लिए बाहर भेजा, इसीलिए आप ही को जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, यहाँ से जाओ अभी। अनामिका घुटने टेक कर वहां बैठ गई और हाथ जोड़ के विनती करने लगी। मालकिन, आपको पुण्य मिलेगा, सासू माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरा। अगर आप हमें सहायता नहीं की तो मैं हमेशा के लिए उन्हें गवा दूंगी। मैं आपके पैर पकड़ के भीख मांग रही हूँ। अगर आप कहे तो हम जिंदगी भर यहाँ मुफ्त में काम करेंगे, पर मैं पैर पकड़ के भीख मांग रही हूँ, हमें सहायता कीजिए। इस तरह वो कहकर जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के पति ने ये सारी बातें सुन ली और पैसे लाकर अनामिका को दिया। अनामिका, ये लो पैसे। इस तरह से उन्होंने पैसे दिए। उन पैसों को लेकर अनामिका बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ये कहकर वो पैसे लेकर अस्पताल चली गई। आपने उसे इतने पैसे क्यों दिए? क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच में? कितने दिनों से ये सब चल रहा है? इस तरह से वो गलत बातें करने लगी और उसके तरफ गुस्से से देखने लगी। छी, तुम कितनी गंदी औरत हो। आज मेरा सर नीचे हो गया तुम्हारी वजह से। तुम तो भूखे प्यासे को भी खाना तक ना दो। वो तुम्हारे पास काम करती थी, उसे बीमारी हो गई। मरने के बाद ये सब पैसे लेके तुम कहाँ जाओगी? इंसान की जिंदगी से बढ़ के है क्या पैसे? इस तरह से उसने उसे बहुत डांटा। वो अपना सर झुका के खड़ी रही। जब ये सब यहाँ पे चल रहा था, उधर अनामिका डॉक्टर साहब को जाके पैसे दी। वो जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए। वहां कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अनामिका ने सिर्फ अपनी सासू माँ का ही नहीं सहायता की, बल्कि दूसरों की भी की। थोड़े दिनों के बाद उसकी हालत ठीक हो गई। फिर वो दोनों अपने मालिक के घर वापस आ गए। अनामिका फिर कहने लगी, मालकिन, अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मैं यह मुफ्त में काम करूंगी, आप जितना साल चाहेंगी। तुम मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ हुआ मेरी वजह से। मैंने ही तुम लोगों को बार बार घर से बाहर भेजा था।
इस वजह से ये सब कुछ हुआ। और फिर जब तुम पैसे मांगी यहाँ आकर, मैंने तुम्हें बहुत अपमान किया। मुझे माफ कर दो। मालकिन, आप ऐसा ना कहिए। क्योंकि मैंने गलती की थी, इसीलिए मैं माफी मांग रही हूँ। तुम लोग जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ पर फिर से काम कर सकते हो। मैं हर महीने तनख्वाह दूंगी। मुझे सब समझ में आ गया। इंसान की जिंदगी ज्यादा बढ़ के है। प्यार मोहब्बत की कीमत ज्यादा है। समझ गई मैं। फिर वो सब कुछ भूल गए जो कुछ हुआ था और खुशी खुशी उनके वहां काम करने लगे और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक गांव में एक दंपति रहते थे, कंचन और चंदन। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था गिरीश। कंचन उधार देने का व्यापार करती थी और गलत हिसाब लगाकर उनके दस्तखत चोरी करके बेवकूफ बनाती थी। वो डुप्लीकेट सामान लाकर लोगों को बेचती भी थी महंगे दामों में और इस तरह से धोखेबाजी का व्यापार चलाती थी। वो लोगों को उल्लू बनाने का मौका तलाशती रहती थी। बिल्कुल इसी तरह की आदत उसके बेटे को भी हो गई। गिरीश अपने माँ के नक्शे कदम पे चलने लगा, पर ये बात चंदन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कंचन, तुम लोगों को उल्लू बनाकर व्यापार चला रही हो, पर इसमें अपने बेटे को क्यों घसीट रही हो? ऐसा कब तक चलेगा? आप अपना मुंह बंद रखिए और एक कोने में जाके बैठ जाइए। ये सब करके मैंने पैसे जमाए हैं। आइंदा ऐसी बातें की तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे पति हैं और घर से बाहर निकाल दूंगी। इस तरह से गुस्से से कंचन ने कहा। उस दिन से चंदन इस बारे में सोचना बंद कर दिए। जब इसी तरह चल रहा था, कुछ दिन निकल गए। उन्होंने गिरीश की शादी अनामिका नाम की एक लड़की से करा दी। इस तरह कुछ और दिन निकल गए। एक दिन कंचन अपने बेटे से कहने लगी, गिरीश बेटा, हमारी बहू रानी को देखकर तो अच्छा ही लगता है। वो बात करेगी तो आसानी से लोग धोखा खा जाएंगे। उसे सिखाओ कैसे लोगों से पैसे वसूलना होता है। अभी नहीं माँ, बस कुछ ही दिन हुए हैं हमारी शादी हुए। अगर अभी हम उसे सब कुछ कह दिए हमारे धोखेबाजी के बारे में, तो वो हमसे नफरत कर सकती है और पता नहीं उसका बर्ताव कैसा होगा। थोड़े दिन बाद वो खुद ही सब समझ जाएगी, तब मैं धीरे धीरे सब उसे बता दूंगा। वही ठीक रहेगा। फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा सोचा था। इसी तरह एक दिन कंचन और गिरीश बाहर गए थे। अनामिका घर की साफ सफाई कर रही थी और घर के सामानों को ठीक कर रही थी। जब वो ठीक ठाक कर रही थी, उसके हाथ कुछ कागज लगे। उन कागजों को पढ़कर अनामिका कहने लगी, ये क्या? कागज में तो सारे झूठे हिसाब लगाए हुए हैं। मुझे लगता है कोई हमें धोखा दे रहा है। एक बार जाके मैं पिताजी को दिखाती हूँ। पिताजी, ये सारे कागज देखिए, इनमें सारे हिसाब गलत है। कोई हमें धोखा दे रहा है पिताजी। अनामिका की बातें सुनकर चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गलत हिसाब किसी और ने नहीं किया है, तुम्हारी सासू माँ ने खुद किया है। क्यों पिताजी? पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी सासू माँ देखने में जितनी अच्छी है उतनी असल में नहीं है। उसे धोखेबाजी की आदत है। सासू माँ किस तरह की धोखेबाजी करती है? वो अनपढ़ लोगों को पैसे उधार देती है और उन्हें अपनी पूंजी देने के लिए मजबूर कर देती है। गलत हिसाब लगाकर उन्हें बेवकूफ बनाती है। साथ ही नकली और सड़ा हुआ राशन की चीजें बेचती है। और इस काम में उसने गिरीश को भी अपने साथ खींच लिया। चंदन ने इस विषय में पूरी बात कही। ये सुनकर अनामिका कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि ये गलत है? मैंने उसे कई दफे कहा। यही वजह है कि वो दोनों मुझे इस घर में इंसान के तौर पे नहीं समझते। अच्छा, उन दोनों को ये मत कह देना मैंने तुमसे ये सब कहा है। ठीक है पिताजी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी और ऐसा बर्ताव करूंगी जैसे कुछ न पता हो। ये कहकर अनामिका अपने काम पर लग गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अनामिका अपने पति से कहने लगी, आप क्या काम करते हैं? शादी जब से हुई है मैं तब से सोच रही हूँ पूछूंगी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। मैं कर्जा देता हूँ और उसे वापस लेता हूँ। अब से तुम भी हमारे साथ आओ और देखो कैसे हम व्यापार करते हैं। गिरीश ने इस तरह से कहा। उस बारे में जानने के लिए अनामिका ने भी हाँ कह दिया। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। कंचन और गिरीश उसके पास आए और कहने लगे,
अनामिका, हम कुछ कहना चाहते हैं। कहिए सासू माँ, क्या बात है? कुछ खास नहीं, कुछ लोग पैसे लेकर वापस नहीं किए हैं, तुम्हें उनसे वसूली करनी होगी। मैं तुम्हें ये सब सिखाऊंगी। इस तरह से कंचन ने उसे समझाया कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। ये सुनकर अनामिका कहने लगी, वो तो ठीक है सासू माँ, लोगों से इस तरह से पैसे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाना गलत नहीं होगा। बाहर हर कोई यही सोचता है कि हम जो व्यापार करते हैं वो झूठा है। मैं सोच रही थी आपसे इस बारे में कहने का कि कम से कम अभी से आप ये सब बंद कर दीजिए। क्या हमने जो कहा उस पे तैयार ना होके तुम हमारे ही खिलाफ बोले जा रही हो? चाहे आप मुझसे कितना भी कह लीजिए, मैं ये सब नहीं करने वाली। और आपको नहीं पता, अगर आपने किया तो मैं जाकर पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। अनामिका के मुंह से पुलिस की बात सुनकर कंचन आश्चर्य रह गई और फिर वो कहने लगी, अरे गिरीश, ये इतनी बकवास कर रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। कंचन की बातें सुनकर गिरीश को बहुत गुस्सा आया और वो जाकर अनामिका को जोर का एक थप्पड़ लगाया। तुम्हारे इस थप्पड़ से मैं नहीं डरने वाली। तुम लोगों ने अगर धोखेबाजी का काम बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को जरूर बता दूंगी। ये कहकर अनामिका अंदर चली गई। फिर कंचन कहने लगी, ये क्या है, वो मेरे खिलाफ बात करेगी? ये लड़की अब एक पल यहाँ नहीं रह सकती। फिर उसे हम उसके घर भेज दे क्या माँ? अगर हम उसे घर से निकाल देते हैं तो वो जरूर पुलिस को जाके कंप्लेन करेगी। उसकी जान लेके ही छुटकारा मिलेगा। बाद में मैं तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी करा दूंगी। ठीक है माँ, फिर उसको मार ही डालते हैं। इस तरह से उन दोनों ने निर्णय लिया। 2 दिन के बाद जो दूध अनामिका पी रही थी रात के वक्त, उसमें कुछ नशे की दवाई उन्होंने मिला दी। खाना खाने के बाद अनामिका ने वो दूध पी लिया और अपने कमरे में गई, फिर बेहोश होकर सो गई। ये देखकर गिरीश ने अपनी माँ से कहा, ठीक है, इसे हम बीच रात में ले जाकर आग लगा के मार देंगे। इस तरह से उसकी सासू माँ ने कहा। उस रात जब सब सो गए थे, वो अनामिका को एक लकड़ी के साथ बांध दिए। दोनों ने उसे दोनों कोने से उठा लिया और ले गए। चंदन ने ये सारी चीजें अपने कमरे से देख ली। हे भगवान, लगता है बहू रानी के साथ वो कुछ करने वाले हैं। मुझे उसे बचाना होगा। इस तरह वो सोचने लगे। वो बाहर आके पुलिस को बुलाए और शिकायत दर्ज कर दी। तुरंत पुलिस उनके घर पर आ गए। चंदन कंचन और गिरीश का पीछा करने लगे। इधर कंचन और गिरीश ने परिकल्पना की थी कि अनामिका को वो शमशान घाट ले जाकर जला देंगे। इस बीच सायरन बजाते हुए पुलिस जीप वहां पर आ गई। वो आवाज सुनकर दोनों ही काफी डर गए। उस आवाज से अनामिका को होश आ गया और वो देखने लगी। तुरंत पुलिस वहां पर आके उसे छुड़ाई। तुम अपनी बहू को मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा। चलो। इस तरह से पुलिस दोनों माँ और बेटे को वहां से लेकर चले गए। उनके जाने के बाद चंदन अनामिका के पास आए। पिताजी, आज आपने मेरी जान बचाई है। आप ना होते तो मैं मर ही जाती। अब ये सब क्यों? चलो घर चलो बेटा। ये कहकर चंदन अनामिका को घर ले गए। कुछ दिनों के बाद अनामिका पुलिस स्टेशन गई और पुलिस से कही सारे धोखेबाजी के बारे में जो जो उन्होंने किया था अब तक। फिर उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग कराई और उनके व्यवहार में परिवर्तन ले आई। बाद में दोनों को बेल से बाहर निकाला गया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और अच्छा सबक भी मिला। बाद में वो अनामिका से माफी मांगने लगे। इस तरह अनामिका की वजह से वो दोनों सुधर गए और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।